नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस। इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम था। इसीलिए सभी बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे और इसीलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में ही मनाया जाता रहा है। साथियों, आज हम पंडित नेहरू के बारे में, उनके जीवन के लगभग कई पहलुओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 में इलाहाबाद में मोती परिवार में हुआ था। साथियों, उनकी शुरुआती शिक्षा घर पे ही 15 साल तक हुई और उसके बाद उन्हें इंग्लैंड के स्कूल में, एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वे बैरिस्टर बन के भारत लौटे। साथियों, पंडित नेहरू 1912 में भारत पहुंचे। तब भारत में पहले से ही आजादी का आंदोलन शुरू हो चुका था और 1912 में पहली बार पंडित नेहरू महात्मा गांधी से मिले। 1920 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन छेड़ा, तब पहली बार महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के बीच में नजदीकियां बढ़ी और वे एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। 1921 में पंडित नेहरू को सबसे पहली बार कारावास की सजा हुई ब्रिटिश राज में और इस तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में 9 साल पंडित नेहरू ने कारावास में गुजारे हैं। साथियों, जेल में रहते हुए भी पंडित नेहरू ने अपना समय बर्बाद नहीं किया, परंतु उन्होंने जेल में रहते हुए भारत एक खोज नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये पुस्तक आज भी भारत को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। साथ ही पंडित नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को कई सारे पत्र लिखे। उन सभी पत्रों का कंपाइलेशन भी एक पुस्तक के तौर पे किया गया है और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड के नाम से यह पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी है। स्वतंत्रता की लड़ाई में यूं तो गांधी जी के साथ कई सारे नेता जुड़े हुए थे, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे ज्यादा प्रखर था, परंतु उनसे भी ज्यादा यदि कोई गांधी जी के नजदीक थे तो वह थे पंडित नेहरू। और इसी वजह से पंडित नेहरू को चौथी बार 6 जुलाई 1946 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि उस समय यह तय किया गया था कि जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा उसे ही प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। साथियों, चूंकि नेहरू हैरो प्रतिष्ठित स्कूल के विद्यार्थी थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वे पढ़ के स्नातक हुए थे और बैरिस्टर थे और उनका एक उदार व्यक्तित्व था, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे और एक प्रखर वक्ता और कमाल के वक्ता थे और उनके अंदर और ऐसी कई क्वालिटीज थी कि जो लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए वह हमेशा कामयाब रहते थे। इसी वजह से महात्मा गांधी उनकी तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव रहा करता था, तो इसी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करने के लिए एक सही व्यक्तित्व माना जाता था। साथियों, जब पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तब देश के हालात बहुत ही खराब थे, बद से बदतर हालात थे। देश का खजाना खाली था, शून्य में से सर्जन करना था, अंग्रेज लोग सब कुछ तबाह करके सब कुछ लूट के चले गए थे, देश को 2 भागों में बांट दिया था, देश में अमेरिका से सड़ा हुआ अनाज आता था और वो देशवासियों को खाना पड़ता था। ऐसे हालात में देश की बागडोर पंडित नेहरू ने संभाली। जैसे मैंने कहा कि देश 2 भागों में बटा हुआ और उसके बाद देश में खुद ही 575 रियासतें थी, जिनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उसकी प्रेरणा भी पंडित नेहरू ने ही सरदार पटेल को दी, उसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी।
साथियों, इस तरीके से नेहरू ने पूरे देश को एक किया सरदार पटेल की सहायता से। फिर भी गोवा में पुर्तगीज अपनी कॉलोनी बना के रखे हुए थे। तब 1961 में बल प्रयोग करके नेहरू ने पुर्तगीज को गोवा से खदेड़ दिया और इस तरह से नेहरू ने एक देश को एक किया, पूरे देश को एक किया। साथियों, नेहरू का जन्म यूं तो बहुत ही धनवान परिवार में हुआ था। वे चाहते तो देश को पूंजीवाद की ओर ले जा सकते थे, परंतु नेहरू ने देश को समाजवाद की ओर ले गए। रशिया और अमेरिका दोनों ही भारत देश को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद को मानता था, दूसरी ओर रशिया समाजवाद की ओर था और नेहरू की भी विचारधारा समाजवाद की तरफ थी। इसीलिए उन्होंने देश में समाजवाद की तरह से देश को आगे बढ़ाया। साथियों, नेहरू ने भारत देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए देश में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का हमेशा आदर किया। पंडित नेहरू देश को एक आधुनिक भारत की नजर से देखते थे और इसी वजह से देश में उन्होंने कई तरह के प्रगतिशील कार्य किए, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूं। 1950 में पंडित नेहरू ने इलेक्शन कमीशन की स्थापना की और 1951-52 में निर्विवाद लोकसभा के सामान्य चुनाव करवाए और पूरे देश को नहीं परंतु पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया कि भारत देश में लोकतंत्र की बहाली हो चुकी है। और लोकतंत्र की नींव उन्होंने इतनी मजबूती से रखी है कि आज भी कई फासीवादी ताकतें ये लोकतंत्र को हिलाने की कोशिश कर रही हैं, परंतु उसकी नींव आज भी अडिखम इसी तरह से रखी गई है कि ये लोकतंत्र की इमारत आज भी सुरक्षित है। साथियों, पंडित नेहरू ने 1951 में आईआईटी की स्थापना की, 1961 में आईआईएम, 1956 में एम्स और 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1963 में भाखड़ा नंगल डैम और 1956 में ओएनजीसी की स्थापना। इस तरह से उन्होंने देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए संस्थाएं दी, जिसमें देश का विकास हो सके। साथियों, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का लोहा आज भी पूरा विश्व सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि नेहरू ने इसकी नींव बहुत मजबूती से रखी थी। साथियों, नेहरू खेती का बहुत ज्यादा महत्व जानते थे, इसीलिए उन्होंने एग्रीकल्चर को हमेशा प्राधान्य दिया और उन्होंने कहा कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। और इसी वजह से उन्होंने अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को महत्व दिया तो वो खेती को, खेती के विकास को महत्व दिया। और नेहरू की वजह से ही हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति जैसी क्रांतियां आई और तब भारत देश को अपने खुद का अनाज मिला और इतना अनाज मिला कि भारत देश ना तो केवल खाता था बल्कि भारत देश ने इस अनाज को निर्यात भी करना शुरू किया। ऐसे थे नेहरू और ऐसी थी उनकी सोच। साथियों, अब मैं नेहरू के बारे में बात करते हुए कहना चाहूंगी कि उन्होंने भारत देश को एक सेक्युलरिज्म की ओर बढ़ाया, धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ाया, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पे टिका है। और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पे जाने वाले थे तब नेहरू ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि आपकी एक संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, इसीलिए आपको वहां नहीं जाना चाहिए। इस तरह नेहरू किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे नहीं चाहते थे कि देश में किसी एक धर्म की मान्यताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाए और उसके कार्यकलापों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। इसीलिए नेहरू एक बहुत ही खुले दिमाग के सेक्युलर विचारधारा वाले व्यक्ति थे और रहे। साथियों, नेहरू जी की उदारता के विषय में अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा किस्सा भी सामने आया है कि जब हिंदुस्तान टाइम्स के एक कार्टूनिस्ट शंकर जी ने उनको गधे के रूप में पेश किया
तब नेहरू जी जो हिंदुस्तान टाइम्स के ओनर थे, जो मालिक थे, मिस्टर बिरला, उनके यहाँ गए और उनके साथ कॉफी पी और इस मुद्दे को उन्होंने हल्के फुल्के लेकर बातों में ही बातों में खत्म कर दिया। तो यह थी नेहरू जी की उदारता। यदि आज के दौर में अगर इस तरह की कोई बात नरेंद्र मोदी जी के लिए कर दे तो समझ लो उसकी नौबत आ गई। या तो उसके यहाँ ईडी आ जाएगी, आईटी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, उसको जेल हो जाएगी और नौकरी तो जाएगी, ये तो बिल्कुल तय है। परंतु वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। साथियों, ये थी नेहरू की लोकतंत्रीय भावनाएं। इसके साथ ही एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। उस समय की बात है जब लोहिया, राम मनोहर लोहिया नेहरू के प्रखर विरोधी थे, प्रतिद्वंदी थे। और उस समय राम मनोहर लोहिया की एक साथी महिला कार्यकर्ता ने नेहरू का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि आखिर तुमने किया ही क्या है। तब नेहरू ने कहा कि मैंने तुम्हें एक कॉलर पकड़ने की आजादी दी है, यही मैंने भारत देश को दिया है, मतलब मैंने एक लोकतंत्र दिया है। इस बात से ये साबित होता है कि नेहरू के विचार कितने उदार थे और वे किस तरीके से लोकतंत्र को हर तरह से स्थापित करने के लिए खुद एक उदाहरण बनते थे। यह थे नेहरू। और आज के दौर में आज की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो आरएसएस, बीजेपी और इनके जो फांसीवादी विचारधारा वाले लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नेहरू जी के बारे में न जाने क्या अनाप शनाप अनर्गल बातें करते रहते हैं और उनको बदनाम करने के लिए, यहाँ तक कि उनको चरित्रहीन बनाने की भी बात करते हैं। अरे मैं तो कहूंगी कि अगर नेहरू जी को जो सही में पढ़ ले, समझ ले, तो आज के जो भी ये जो नेता लोग हैं जो नेहरू जी की खिलाफत करते हैं, या छुटभैया नेता लोग हैं, या बड़े से जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो वो तो नेहरू जी के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। ना तो वो उनकी शिक्षा के ऊपर कोई मुकाबला कर सकते, ना उनकी सोच के ऊपर मुकाबला कर सकते हैं। आज के नेता लोग सिर्फ गाय और गोबर मूत्र और इन सब की बातों में ही देश को उलझाए रखना चाहते हैं। नेहरू जी ने जिस तरह से समाजवाद के तौर पर इंडस्ट्रीज को स्थापित करके करोड़ों लोगों को नौकरी पे लगाया, उसके अलावा नेहरू जी ने लोगों को अन्न, जल, रोटी, रोजगार सब कुछ दिया। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार है, वो किस तरीके से नेहरू को बदनाम कर रही है और किस तरीके से आज वो अपने सरकार चला रहे हैं। कुछ लोग तो अकल के दुश्मन लोग यहाँ तक कहने से नहीं चूकते हैं कि 2014 में ही भारत देश आजाद हुआ है। अरे भारत देश की आजादी की लड़ाई जिसने लड़ी है, आप उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने क्या क्या बलिदान किया है। अपने घर परिवार सब चीजों का बलिदान देके उन्होंने भारत देश को आजाद कराया है। और आज की तारीख में मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देके उसके गुणगान करती है। एक तरफ शर्म आनी चाहिए, उसके बदले मोदी सरकार गुणगान करती है। नेहरू ने देश को बसाया, शून्य से सर्जन किया, सुई से लेकर आज नेहरू की वजह से जब नेहरू इस दुनिया से विदाई लिए तो हमारे देश में खुद के एरोप्लेन, स्कूटर, कार, टीवी, मोटरसाइकिल और सभी तरह की इंडस्ट्री स्थापित हो चुकी थी और फोन, ये सब कुछ आ चुका था, टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। और आज उन्हीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप चंद्रयान तक जाते हैं और कहते हैं नेहरू ने क्या किया था। आप तो 80 करोड़ लोगों को मोहताज बना दिए और ये कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। नेहरू ने करोड़ों लोगों को नौकरियां दी और आपने करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली। आज देश में बेरोजगारी, बदहाली और महंगाई और इतनी ज्यादा तकलीफें हैं कि हर कोई कराह रहा है, परेशान है, दुखी है, नाराज है। और फिर भी आप ये कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया है। आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बचकानी बातें, बचकानी हरकत, लोगों को लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम करके ही देश को बंटवारे में एक दूसरे बंटवारे की तरफ ले जाने का।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही देश के अंदर हमेशा अशांति बनाए रखना चाहते हैं, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां वे अच्छी तरीके से सेक सके। परंतु मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं कि कर्नाटका के इलेक्शन से पहले बड़े बजरंग बली का नाम लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि बजरंग बली का नाम लेना और बटन दबाना, क्या हाल किया देखा आपने। देश में हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चाहिए, देश को रोजी रोटी रोजगार चाहिए, देश को शांति चाहिए। बस आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि हमें नेहरू को याद करके उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उनको फॉलो करना चाहिए। नेहरू एक विचारधारा है, नेहरू एक आइडियोलॉजी है, और नेहरू को समझना किसी छोटे मोटे इंसान के बस की बात नहीं है। नेहरू को समझने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग में गोबर नहीं। आज तो इतना ही। इसके बाद मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। नेहरू जी के जन्मदिन 14 नवंबर में उनको सशक्त नमन करते हुए मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।